हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान असमत और आज है 6 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो जो सबसे पहला न्यूज़ जो हम देखेंगे ना, वो परोल के बारे में देखेंगे कि परोल क्या होता है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने 15 दिन का परोल दिया है प्रिजनर्स को जिनका एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है, या फिर वेमेन प्रिजनर्स को, एक्सेप्ट उन लोगों को जिनको बुक किया गया था बहुत सीरियस ऑफेंसेस के लिए, और ये परोल उनको एज अ दिवाली गिफ्ट दिया गया है। तो परोल क्या होता है, ठीक है। परोल का मतलब होता है कि एक शॉर्ट टर्म रिलीज होता है कस्टडी से, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए, जैसे आप ऐसे वेकेशन बोल दो या फिर छुट्टी बोल दो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये होता है आपका परोल। वेकेशन तो ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे, बट वो आपको जेल से अब रिहाई मिलती है कुछ टाइम के लिए, उसको परोल बोलते हैं। दो तरह की चीज़ होती है, एक परोल होता है, एक फरलॉ होता है। तो हम ये सब देखेंगे, ओके। देखो, ये फरलॉ एंड परोल दोनों जो चीज़ होता है जिसमें शॉर्ट टर्म रिलीज होती है कस्टडी से, ठीक है। और ये एक रिफॉर्मेटिव स्टेप की तरह देखा जाता है इसको, ठीक है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये राइट है आपका कि आपको ये मिलेगा, ये डिपेंड करता है ऑन दी एक्सीजेंसी ऑफ दी सिचुएशन। स्पेसिफिक सिचुएशन में दिया जाता है आपका। इसमें देखा जाता है कि आपका ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस क्या है, कि अगर किसी का आप मर्डर करके आए हो तो आपको परोल मिलेगा, जी नहीं, वैसे सिचुएशन में आपको नहीं परोल मिलेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट में है, जैसे कोविड के टाइम में जेल में कोविड फैलने का खतरा था, तो वहाँ पे परोल मिल सकता है। तो हाँ, वहाँ पे परोल मिल सकता है। तो ये इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्कमस्टांसेस, आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। अब परोल डिफरेंट कैसे, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फरलॉ, ठीक है। फरलॉ में जो है ना, यहाँ पे जो आपको कस्टडी से शॉर्ट टर्म रिलीज मिलेगा ना, इट मे बी ग्रांटेड विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, कोई बिना रीज़न के, आफ्टर ए कन्विक्ट स्पेंड्स अ स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि यहाँ पे तो आपका दिवाली का सिचुएशन देख करके गया था, बट फरलॉ ऐसे दे दिया जाता है। ये भी नहीं बोलेंगे कि ये एब्सोल्यूट लीगल राइट है आपका, बट हाँ, इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट। लेकिन इसको एब्सोल्यूट लीगल, देखिए कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इस दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, चाहे आपका फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो। नथिंग इज़ एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, ओके। तो आपका फरलॉ जो है ये बिना स्पेसिफिक रीज़न के भी आपको मिलता है, और ये एक मैटर ऑफ राइट है, लेकिन इसको हम एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं बोलेंगे। अब परोल को कौन ऑप्ट कर सकता है, ठीक है, वो कन्विक्ट्स जो कोर्ट से गिल्टी प्रूफ हुआ हो, वो प्रिजनर, हाँ, या फिर आपका प्रिजनर का रिलेटिव आपका एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा प्रिजन सुपरिटेंडेंट को। उसके बाद वो एप्लीकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाएगा अंडर द जुडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसर्न एंड कंप्राइजिंग प्रिजन। उसके बाद आपका पुलिस अथॉरिटीज सैंक्शन करेंगे रिलीज का, इसमें वेरिफिकेशन एंड ऑल कंडक्ट होगा। उसके बाद अगर आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो कन्विक्ट फिर आपका हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है। परोल का आपका ड्यूरेशन क्या होता है, जनरली ऐसे बोलते हैं कि इसका जो आपका ड्यूरेशन होता है, इट शुड नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 30 डेज। देखिए अभी जो ये वाला है, दिवाली वाला, जो 15 डेज का परोल गुजरात गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका एक्सरसाइज कर सकता है इसका डिस्क्रिशन इन केस ऑफ सीरियस इलनेस और डेथ, ठीक है। जैसे कि नियर रिलेटिव का या फादर, ब्रदर, स्पाउस किसी का हुआ तो वो दे सकते हैं उनको परोल, ठीक है। और ये जो परोल है या फिर परोल का जो एक्सटेंशन है, ये नहीं ग्रांट हो सकता बिना पुलिस के रिपोर्ट के लिए। इसके लिए आपका एक पुलिस का मंजूरी और पुलिस का रिपोर्ट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक तो रेमेडी ये है कि अगर रिजेक्ट हो गया तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ए पर्सन कैन ऑल्सो अप्रोच द हाई कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी, मतलब विदाउट ये सारा तामझाम किए हुए, अगर बहुत इमरजेंसी है तो वो कन्विक्ट के जो रिलेटिव है, वो कन्विक्ट है, ये लोग डायरेक्ट भी हाई कोर्ट को आप जा सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमरजेंसी में कि ये सिचुएशन है और हमें परोल चाहिए। तो आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगा। और दोस्तों, परोल से रिलेटेड जो आपका 2021 का यूपीएससी का क्वेश्चन रह चुका है, आप क्वेश्चन पेपर उठा करके इसको चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ है वो ईस्ट एशिया समिट से है, ठीक है। अभी 16th ईस्ट एशिया समिट चल रहा है, तो जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़। इंडो पैसिफिक तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे वो हमेशा क्लैश में रहता है, वो डिस्कस हो रहा है। साथ साउथ चाइना सी के बारे में, यूनक्लॉस के बारे में, टेररिज्म के बारे में, कोरियन पेनिनसुला का क्या है, म्यांमार में कूप चल रहा है, तो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो हम पहले देखेंगे कि ईस्ट एशिया समिट क्या है। ये जो है ये इस्टेब्लिश किया था 2005 में। ये 18 रीजनल लीडर्स का ग्रुप है, ठीक है, जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस इंडो पैसिफिक में हो रहा है इस चीज़ को डील करने के लिए मिलते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट आया था ना, इट वाज गिवन बाय मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम आपका महाथीर बिन मोहम्मद था। तो ये जो ईएस का आपका आइडिया है, ये आपका मलेशिया का आइडिया था। इनके 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं, ओके जैसे इन्वायरमेंट, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, पैंडमिक डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, आसियान कनेक्टिविटी। अब इसके मेंबर मैंने आपको बताया कितने हैं टोटल, 18। तो आपको इनके मेंबर्स पता होने चाहिए। तो इनके मेंबर्स को हम कैसे याद करेंगे ईस्ट एशिया समिट का, 18 है ना, तो हम बोलेंगे 10 आसियान मेंबर्स है प्लस 8 है। ओके, तो 10 आसियान तो आपको पता ही होगा। अब प्लस 8 में कौन कौन सा है हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। 8 में आप देखोगे, याद करोगे आप ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड तो पास पास वाली देश है, तो ये दो हो गई आपकी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। फिर अगर आप देखोगे कि इंडिया है तो यूएस रहेगा कि नहीं रहेगा, इंडिया है तो यूएस रहेगा, है ना, इंडिया है तो चाइना रहेगा। ओके, ऐसे याद करो, इंडिया है तो चाइना रहेगा, है ना, यूएस है तो रशिया रहेगा, यूएस है तो कौन सा कंट्री रहेगा, रशिया रहेगा, और इंडिया है तो कौन सा कंट्री रहेगा, चाइना रहेगा। हो गया 1 2 3 4 5 6। अब हमारा 2 बज गया, तो हम देखेंगे अब कोरिया एंड जापान। अब ऊपर वाला ये पास पास वाला ये कोरिया हो गया एंड जापान। तो अब इसको 2 2 के सेट में याद कर ले। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पास में था, यूएस है तो रशिया रहेगा, इंडिया है तो चाइना रहेगा, एंड जापान एंड कोरिया आपका साथ में हो जाएगा। और प्लस 10 आसियान मेंबर्स। आई होप सो आपको याद होगा, ये आसियान वाली कंट्री, ये बीच वाली इस पोर्शन वाली जो कंट्री हो गई आपकी, इसमें आपका सारा ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये आपका ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स है। ये एशियन सेंटर्ड फोरम है, इसीलिए इसका जो चेयर होगा वह बस एक एशियान मेंबर ही हो सकता है, ठीक है। इस साल का जो इसका चेयर है 2021 का, वो ब्रूनी दारुसलाम है, ठीक है। अब थोड़ा ईएस का मीटिंग्स एंड प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। एनुअल लीडर समिट होता है, ठीक है, विच यूजुअली हेल्ड अलॉन्ग साइड आसियान लीडर मीटिंग इन द 4th quarter ऑफ एवरी ईयर। इसका जो मीटिंग होता है, फॉरेन मिनिस्टर्स एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स ये लोग भी अटेंड करते हैं। अब इंडिया का ईएस के साथ क्या स्टैंड है, देखिए इंडिया तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स रह चुका है ईएस का, तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान देंगे, ठीक है। एट द ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक में जो हुआ था 2019 में, इंडिया ने उस वक्त अनवेल किया था इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, IPOI, ठीक है, जिसका एम था कि पार्टनरशिप को डेवलप कर सके ताकि एक सिक्योर और स्टेबल मरीटाइम डेवलप हो सके। तो ये आइडिया जो था ये इंडिया का था, ये ईस्ट एशिया समिट 2019 के टाइम में आया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपका, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने कुछ अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है, उससे रिलेटेड है। जनरली आपका जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इंडिया का है ना, उसमें 6 डिफरेंट अवार्ड्स है जो डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद्र अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है। ये आपको 6 डिफरेंट अवार्ड्स होता है, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने अनाउंस किया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, ये चीज़ अनाउंस किया। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल अवार्ड्स भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, अभी अभी इसका नाम चेंज करके क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो दिया जाता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को इंडिया में, और इस अवार्ड को बनाया गया था 1991 1992 में। ठीक है, ये दिया जाता है कि अगर बहुत स्पेक्टैकुलर और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ना किसी भी स्पोर्ट्स के फील्ड में एक स्पोर्ट्स पर्सन का, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 साल तक का वो रिकॉर्ड देख करके देते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है एंड कैश प्राइज ऑफ 25 लाख रुपीज़। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको ही पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे। ओके, पहले इसको ये बोलते थे। अब नेक्स्ट है आपका अर्जुना अवार्ड। इसको 1961 में बनाया गया था। Again, outstanding achievement in national sports. It's given for good performance over the period of 4 years. Same thing, लेकिन इसमें देखेंगे कि वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप स्किल्स कितना अच्छा है, डिसिप्लिन कितना अच्छा है। ठीक है, ये अवार्ड जो है इसमें 15 लाख रुपए मिलता है, एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है अर्जुना को, और एक स्क्रॉल ऑफ ऑनर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। इसको 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, मतलब ये द्रोणाचार्य ना गुरु, तो ये कोच के लिए अवार्ड है, ये कोच को दिया जाता है आउटस्टैंडिंग और मेरिटियस वर्क के लिए किसी भी स्पोर्ट्स में। ठीक है, ताकि वो जो खिलाड़ी हैं वो लोग एक्सेल करें इंटरनेशनल इवेंट्स में। इसके जो है वो 15 लाख कैश प्राइज, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य और स्क्रॉल ऑफ ऑनर देते हैं। यहाँ पे भी 15 लाख ब्रॉन्ज स्टैचू, स्क्रॉल ऑफ ऑनर, यहाँ पे आपका मेडल, सर्टिफिकेट एंड 25 लाख। नेक्स्ट इज आपका ध्यानचंद अवार्ड। इसको 2002 में कंप्राइज किया गया था। इसमें 10 लाख रुपए देते हैं, सर्टिफिकेट और एक सेरेमोनियल ड्रेस होता है। ठीक है, ये ऑनर करता है स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है बाय देयर परफॉर्मेंस, और दे आर कंटिन्यूइंग टू कंट्रीब्यूट टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो ये वैसे वाले लोगों को मिलता है। नेक्स्ट आपका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, इसको 1956-1957 में लाया गया था। ये यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स जो परफॉर्मेंस होता है ना उस चीज़ को देखता है। इट इज़ गिवन टू यूनिवर्सिटी फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये 2009 में आया है। ये कॉरपोरेट एंटिटीज़ को दिया जाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एनजीओ ये जो स्पोर्ट्स कंडक्ट करती है। ठीक है, ताकि ये दिखाने के लिए कि कितना विजिबल रोल है इनका स्पोर्ट्स में। ठीक है, स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट में। तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट जो आपका है डीआरडीओ ने जो बनाया था SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इस वेपन को डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। इसका टू फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया है। ठीक है, और ये बोथ टेस्ट में क्या हुआ कि इंटेंडेड टारगेट जो था आपका बहुत एक्यूरेसी से इसने हिट किया है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि किसने बनाया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को, डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, अगर डीआरडीओ ने बनाया है तो ये इसको क्या इंडिजीनियस बोलेंगे? हाँ, जो चीज़ हमारे देश में ही बनती है प्योरली उसको इंडिजीनियस बोलते हैं। तो ये 100 जो आपका क्या हो गया, इंडिजीनियस हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि इसका टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया। अब हम देखते हैं कि ये 100 है क्या। ओके, ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन बोला बहुत लॉन्ग है तो मैं इसको 100 बोलती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, ये एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी के साथ गाइडेड एंटी एयरफील्ड वेपन है। ठीक है, ये केपेबल है ग्राउंड टारगेट्स को हिट करने का विद अ प्रिसीजन अप टू रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स। ठीक है, और 100 जो है इसको अप्रूव कर दिया गया था फॉर प्रोक्योरमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द नेवी एंड एयरफोर्स। तो आपको 100 के बारे में ये चीज़ ध्यान देना है। 100 किलोमीटर्स टारगेट, इंडिजीनियस है ये और डीआरडीओ ने इसको बनाया है। उसके बाद सेंटर ने, ये बहुत न्यूज़ में रहा है 2-3 दिन से। देखिए, सेंटर ने दिवाली के मौके पे क्या किया है, एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है पेट्रोल एंड डीजल में। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसका ओवरऑल प्राइस में? इवन आज भी न्यूज़ में था कि ये एक्साइज ड्यूटी कम करने के वजह से कुछ 11 स्टेट्स ने अभी पेट्रोल का प्राइस जो और कट किया है उसका भी लिस्ट निकला है। धीरे धीरे और भी कम होगा चीज़ों। तो कितना कट किया है पेट्रोल और डीजल में? पेट्रोल में 5 रुपये कम किया है, डीजल में 10 रुपीज़ कम किया है पर लीटर। ठीक है,
एक्साइज ड्यूटी होता क्या है दोस्तों, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होता है जो किसी भी गुड्स के ऊपर लगाया जाता है उसके प्रोडक्शन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए एंड सेल के लिए। ये कस्टम ड्यूटी से अलग होता है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी आपके देश में जो चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है ना डोमेस्टिकली उस चीज़ पे लगाया जाता है, लेकिन कस्टम ड्यूटीज़ उन चीज़ों पे लगाया जाता है जो बाहर देश से आते हैं, जिनका आना बाहर से हो रहा है उसके ऊपर हम कस्टम्स लगाते हैं। और एक्साइज हम किसके ऊपर लगाते हैं, जो हमारे देश के अंदर ही होता है, ठीक है। ओके, सेंट्रल लेवल में एक्साइज ड्यूटी को पहले लेवाई किया जाता था एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एट्सेट्रा, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी लेवाई किया जा सकता है मैन्युफैक्चर गुड्स पे एंड लिवाइड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, वाइल जीएसटी इज लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी सप्लाई में लगता है लेकिन एक्साइज ड्यूटी आपका मैन्युफैक्चर के टाइम में लगता है। अब देखिए एक्साइज ड्यूटी के परव्यू में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी, आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा राइट इस चीज़ पे। तो जीएसटी 2017 में आया था, तो जीएसटी का आने के बाद बहुत सारा जो आपका डिफरेंट टैक्स टाइप ऑफ टैक्स था ना सबको जीएसटी ने सब्ज्यूम कर लिया था, ठीक है। लेकिन जो आपका पेट्रोलियम और लिकर था ना उसको जीएसटी के अंडर नहीं लाया गया, उसके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी ही लगता है। और गवर्नमेंट ने बोला था कि विद टाइम जब सिचुएशन एप्ट लगेगा तो आपका पेट्रोलियम एंड लिकर को भी आपका जीएसटी के अंडर ले आएंगे। बट फिलहाल के लिए दो ऐसे प्रोडक्ट है जो आपका जिसके ऊपर जीएसटी ने एक्साइज ड्यूटी लगता है, वो दो प्रोडक्ट आपके पेट्रोलियम एंड लिकर है, ठीक है। ओके क्योंकि मैंने बताया ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जीएसटी आया था, उसके बाद इसी प्रोविजन से आपको बताया गया है कि आपका जो ये पेट्रोलियम एंड लिकर है इसके ऊपर आपका एक्साइज ड्यूटी लाएंगे। लेकिन जो आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम खास करके ये इसको जीएसटी के अंदर लाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अल्कोहल जो है ना इट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, इट इज़ एन एक्सक्लूजन। अल्कोहल को बाहर ही रखा है बाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स जो है लेवाई करते हैं टैक्सेस ऑन अल्कोहल अकॉर्डिंग टू सेम प्रैक्टिस एज वाज प्रिवेलेंट बिफोर द रोल आउट ऑफ जीएसटी, ठीक है। जो था पहले वही था, जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस कर दिया गया था सेंट्रल जीएसटी से, ठीक है, क्योंकि एक्साइज को लिवाई किया जाता था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो रेवेन्यू जनरेट होता था ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, ठीक है। आई होप सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या क्या टाइप्स है एक्साइज ड्यूटी का इंडिया में, एक बेसिक एक्साइज ड्यूटी होता है, एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होता है, एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी होता है, ओके। बेसिक एक्साइज ड्यूटी को सेनवैट भी बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ये आपकी जो है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ टैक्सेस जो है लेवाई की जाती है 1985 एक्ट वाले के द्वारा, ठीक है। दिस ड्यूटी अप्लाइड ऑन ऑल गुड्स एक्सेप्ट सॉल्ट, ठीक है। अभी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एक्चुअली आप इस चीज़ को जाने दें, दिस इज़ लाइक उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई भी इतना डेप्थ में आपको नहीं ध्यान देगा। आपको 2 पॉइंट ये ध्यान देना है कि पेट्रोलियम एंड लिकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होता है, लेकिन पेट्रोलियम को ला सकते हैं हम जीएसटी के अंदर विद टाइम, वो आगे फ्यूचर में होगा। लेकिन अल्कोहल को, लिकर को जीएसटी से बाहर ही रखा है, इट इज़ बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो अब हम देखते हैं, ये देखेंगे कि ओके कितना आप इस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हैं। तो डीआरडीओ का 100 एक लॉन्ग रेंज बोला है, प्रिसीजन गाइडेड एंटी एयरफील्ड वेपन है। ईस्ट एशिया समिट क्या बस एक आसियान मेंबर ही चेयर कर सकता है? प्रिजन रूल स्टेट्स दैट parole period may be granted for not more than 7 days. Major Dhyanchand Khel Ratna Award, which is the highest award bestowed to a person, which was instituted in the year 1991-1992. तो चलिए आप इसको पॉज करिए और आंसर अटेम्प्ट करिए, मैं आपको जल्दी से आंसर बताती हूँ। देखिए दिस इज़ करेक्ट, और ये आपका कितना किलोमीटर्स है, 100 किलोमीटर्स है, ठीक है। ये भी ट्रू है, ये 30 डेज होता है, और ये भी आपका ट्रू है। सो आई होप सो यू इन्जॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों को ये आप फॉरवर्ड करिए। और सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे, उसका नाम है स्वेवन लर्नर्स, और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी यही है जहाँ पे आप अपने कोई भी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। तो चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।